नदी अब दरख्तों के एक घने सिलसिले में गुम होती नजर आ रही थी। इससे पहले हम लोग दरमियान में सफर करते आए थे, अब ख्योलों से इसे किनारे के साथ साथ लगाना शुरू कर दिया था। दरख्तों के सिलसिले के नज़दीक हम किनारे से लगकर खड़े हो गए। कैप्टन शर्मा के तख्ते में से एक नन्हा सा लेकिन खासा ताकतवर रेंज का ट्रांसमीटर बरामद हुआ। इसने किसी से राब्ता कायम करके खुफिया जुबान में आगे के हालात दरियाफ्त किए थे। ट्रांसमीटर बंद करते हुए वो खासा फिक्रमंद दिखाई दे रहा था। शायद हम लोगों को वापस जाना पड़े, इसने परेशान कुन लहजे में कहा। क्यों? उस्मान ने हैरत से पूछा। पाकिस्तानी फौज इलाके में मौजूद है, बस इतनी सी बात, उस्मान ने चुटकी बजाते हुए कहा। मतलब? अब शर्मा के हैरान होने की बारी थी। शर्मा साहब, इधर हमारे लिए मौत है और आगे भी सिर्फ मौत है। अगर मरना ही है तो हम लड़कर मरेंगे, आप हमें उतार दें, हम वापस नहीं जाएंगे। उस्मान ने आंखों ही आंखों में मेरा पैगाम वसूल करके आगे पहुंचा दिया था। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा वास्ता पाकिस्तानी फौज से नहीं पड़ा। वो शिकार की मुंह पाते ही शेर की तरह झपटते हैं और जब तक शिकार पर काबू न पालें पीछे नहीं हटते, ख्वाह इन्हें अपनी जान से ही हाथ क्यों न धोना पड़े। कैप्टन शर्मा ने यह फिक्रा तेजी से अंग्रेजी में कहा था, फिर मौके की नज़ाकत का एहसास करते हुए इसे टूटी फूटी बंगाली में दोहरा दिया। हाँ, हम पागल हैं, हम केचुए की तरह नहीं मरेंगे। उस्मान की अदाकारी पर मैं अश कर उठा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। शर्मा ने हथियार डाल दिए। कश्ती को इसके इशारे पर किनारे के बिल्कुल साथ लगा दिया गया। हम दोनों किनारे पर उतर गए। बेवकूफ़ मत बनो, मैं तुम्हें बुज़दिल नहीं समझता, लेकिन इस तरह कुएं में छलांग लगा देना कहाँ की बहादुरी है। उतरते वक्त हमें शर्मा ने दोबारा समझाना चाहा। जवाब में उस्मान ने हाथ हिलाकर इसे रुखसती का इशारा दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। कैप्टन शर्मा और इसके साथियों ने बादल नखास्ता कश्ती को लहरों के मुखारिफ सिमत में चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक हम छुप कर इनकी हरकत का जायजा लेते रहे, फिर तेजी से दरख्तों के झुंड में आगे ही आगे बढ़ने लगे। हम जल्द अज जल्द अपनी फौज से राब्ता कायम करना चाहते थे। मकामी तकरीबकारों की हद तक तो बात काबिले बर्दाश्त थी, लेकिन भारतीय फौज का एक कैप्टन हमारे सामने यूं दंदनाता फिरे, ये हमारी इज्जत ने गवारा न किया। मैं अगर चाहता तो इन सबको कश्ती ही में ठिकाने लगा सकता था, लेकिन हमने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लोग खिलाफे तवक्का बिखरी हुई भेड़ों का रेवड़ नहीं, बल्कि भेड़ियों का मुनज़्ज़म गिरोह हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते हुए इनके रास्ते खासे लंबे हो गए थे। हमारी मामूली सी चूक भी हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर कर रख देती, इसलिए हमने हर कदम निहायत सोच समझ कर और बड़ी एहतियात से उठाना था। हस्बे तवक्का भी हम बमुश्किल 30-40 गज ही चल पाए थे कि अचानक हॉल्ट की आवाज़ बुलंद हुई। हमने फौरन हाथ उठा दिए। बज़ाहिर आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों ने मेरे शेरों को उगलना शुरू कर दिया। सबसे आगे एक हवालदार स्टेन गन ताने खड़ा था। इसके अकब में 2 जवान थे, जबकि हमारे पीछे से टॉर्च की रोशनी हम पर आ रही थी। कौन हो तुम? हवालदार ने दरिश्त लहजे में पूछा। हमें अपने कमांडिंग अफसर के पास ले चलिए। मैंने अपनी फौज के मखसूस लहजे में ये बात दोहराई। हवालदार ने चंद लम्हों तक मेरी बात का वजन किया, फिर जैसे इसे समझ आ गई, लेकिन अपनी तरबियत के मुताबिक वो धोखे में आने के लिए तैयार नहीं था। वो लोग एक तरफ हट गए और हमें घेरे में लेकर हाथ उठाए हुए आगे आगे चलने का हुक्म दिया। यहाँ से चंद गज दूर ही टेंट के नज़दीक आकर रुक गए। टेंट के अंदर लालटेन जल रही थी। हवालदार मुअद्दब अंदाज में अंदर दाखिल हो गया। चंद सेकंड्स बाद ही टेंट का पर्दा हटा और लालटेन की मदम रोशनी में एक लेफ्टिनेंट का चेहरा नजर पड़ा, जिसे देखते ही मेरी बातें खुल गईं। फारूक, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। मेरे सामने मेरा अकेडमी का रूममेट लेफ्टिनेंट फारूक खड़ा था। अली तुम? वो तमाम एहतियातें बालाए ताक रखकर मुझसे लिपट गया। गश्त वाले जवान अभी तक हैरत से हमें देख रहे थे। फिर सारा मामला इनके समझ में आ गया और वो सैल्यूट करके वापस चले गए। मैंने उस्मान का तारुफ अपने रोटीवाल से करवाया। इसे सामने देखकर बेख्तियार ट्रेनिंग का ज़माना याद आ गया, लेकिन ये ऐसी बातों का वक्त नहीं था। सबसे पहले मैंने इसे ताज़ा तरीन हालात की रिपोर्ट की और फौरी एक्शन लेने को कहा। चंद मिनट बाद ही 2 तेज़ रफ्तार गन बोट्स कैप्टन शर्मा के ताकुब में रवाना हो गई। रात हमने फारूक की मेहमान नवाजी ही में बसर की और अली सुबह वहाँ से निकल गए। यहाँ हमें अगले देहात के मुताल्लिक काफ़ी हद तक अहम मालूमात हासिल हुई थी। जिस जगह हमारी फौज ने पड़ाव डाला था इसके करीब ही एक गांव आबाद था, लेकिन हमने इसे नज़रअंदाज कर दिया और खासा लंबा चक्कर काट कर आगे निकल गए। हमारा सफ़र शाम तक जारी रहा। अब एक तरह से हमें मुक्ति बाहिनी से मुतल्लिक अपनी शनाख्त करवाने के लिए मुस्तनद हवाला भी मिल गया था, इसलिए हम महफूज हो चुके थे। वो रात भी एक गाँव में कटी, जहाँ हमें अगले सफ़र के मुतल्लिक ताज़ा हिदायत मिली।
इस दौरान मुश्तबा मकामात से मुतल्लिक इतलात हम अपने मखसूस पॉइंट पर डेड ड्रॉप करते जाते थे और हमारी फौज हमारे वहां से हट जाने के बाद ही कार्रवाई करती थी ताकि किसी को हम पर शक भी ना गुजरे। मुख्तलिफ स्टैमरों, लांचों, माहीगीरों की कश्तियों, ट्रकों और बसों के जरिए हम तकरीबन 4 रोज के बाद खुलना के एक सरहदी मुकाम पर जा पहुंचे, जहां एक खुफिया मकाम पर इंस्ट्रक्टर साहब हमारे मुंतजिर थे। हेलो माई बॉय, हाउ आर यू? उन्होंने हस्बे आदत मेरे साथ गर्मजोशी से मुसाफा किया। उस्मान से इनका तारुफ गायबाना तो था, आज पहली मर्तबा वो इससे मिल रहे थे। वो इस मैदान के पुराने शाहसवार थे और नज़रों में आदमी को तोल लिया करते थे। तकरीबन 15-20 मिनट तक वो भरपूर निगाहों से उस्मान का जायजा लेने लगे, फिर मेरे कंधे पर हाथ जमाते हुए बोले, फाइन, और मुझे सब कुछ समझ आ गया। अभी मैंने उन्हें उस्मान के कारनामों के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताया था कि उन्होंने सब कुछ जान लिया। मुझे खुद से ज़्यादा अपने उस्ताद मोहतरम की मर्दम शनासी पर एतमाद था। जब उन्होंने पहली ही नज़र में मेरे इंतखाब की दाद दी तो मैं खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस करने लगा। हम लोग वहाँ दोपहर के करीब पहुँचे थे। इस वक्त भी इक्का दुक्का फायरों की आवाज़ें आ रही थी। रात को तो एक दूसरे के इलाके में घुसकर नकब लगाने की कार्रवाइयाँ की जाती थी, लेकिन दिन को अक्सर खामोशी छाई रहती थी। सिर्फ मुक्ति बाहिनी वाले छेड़छाड़ करते रहते थे, लेकिन खातिर खा जवाब मिलने पर वो भी चुप साध रहते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम यहाँ संगीनियों के साए में अलग थलग एक कैमोफ्लाज कमरे में बैठे थे, जहाँ एक पुरानी सी मेज पर नक्शा बिछाकर मेजर साहब ने पहले ही से कुछ इलाके मार्क कर रखे थे। सरहदी इलाके के तो चप्पे चप्पे का उस्मान को इल्म था। वो हमें कुछ मखसूस इलाकों की निशानदेही कर रहे थे। इस दौरान वो मेरे याद किए हुए सबक भी साथ साथ दोहराए जा रहे थे। देखो बेटे, इससे पहले जो कुछ तुम करते रहे हो इसे रिहर्सल ही समझना। तुम्हारा असल खेल अब शुरू हुआ है। सिपाही की जिंदगी का मकसद होता है बावकार मौत। अपनी धरती माँ की अजमत के लिए बसा औकात उसको खून का नजराना इससे दूर रहकर भी देना पड़ता है। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तुम्हें सिखाने वाला कोई ना होगा, सिर्फ तुम और खुदा की जात। मेरे बेटे, मैं तुम्हारी सुरखरुई के लिए दुआ करता रहूंगा। उन्होंने शाम के बाद मुझे एक तरफ ले जाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर गंभीर लहजे में आखिरी ब्रीफिंग की। मैं अब भी उनकी नज़रों में वही बॉय था। फिर हम तीनों ने इकट्ठी चाय पी। रात को सरहद अबूर करने वाले रात का खाना नहीं खाया करते। इसकी कोई तिब्बी वजह तो यकीनन होगी, लेकिन हर एजेंट को ये बात एक तरह से रिवायत की तरह मुंतकिल होती है। सरहदी फौज के 2 जवान थोड़ी देर बाद हमें लेने आ गए थे। हम इनके साथ ही चल दिए। सरहद से कुछ उधर ही मेजर साहब ने बारी बारी हम दोनों को गर्मजोशी से गले लगाया। फी अमानिल्लाह, उन्होंने हम पर नजरें जमाते हुए कहा और यकदम वापस मुड़ गए। अब दोनों जवान आगे आगे थे और हम इनके पीछे पीछे। वो मुख्तलिफ टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरते हुए हमें इस मखसूस मकाम की तरफ ले जा रहे थे जो इनके ख्याल में हमारे लिए बेहतरीन जगह हो सकती थी। हम चारों दबे पाँव लेकिन खासी तेज रफ्तारी से अपना सफर तय कर रहे थे। फिर एक जगह पहुंचकर वो रुक गए। वाइट लाइन आ गई थी। ये एक बंद की सी शक्ल थी, मिट्टी का बंद जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर बुर्जियां सरहद की निशानदेही के लिए लगाई गई थी। वो दोनों मुस्तैद होकर पोजीशन में हटकर खड़े हो गए। सरहदी लकीर पर पहुंचकर हम इनकी तरफ घूमे तो उन्होंने अकीदत और जोश के मिले जुले जज्बात के साथ हमें गन सैल्यूट पेश किया। ये नजराना अकीदत मुल्क की आंखों को सरहद का रखवाला पेश करना सादत जानता है। इस वक्त दोनों तरफ जज्बात का एक सालम था। वो लम्हे हम पर भी वही कैफियत लेकर आए थे जिससे हमारी सरहदों के जियाले गुजर रहे थे। हम दोनों ने ही एक लंबा सांस अपने पूर्व पाकिस्तान की फिजाओं की सिमत मुंह करके खींचा था। हम चाहते थे इन पाकीज़ा हवाओं से अज़ाइम को सीनों में बेदार कर लें। फिर वो तो वहीं बैठ गए और हम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते भारत में दाखिल हो गए। इन मुहाफिजों ने काफ़ी देर तक वहीं रुककर हमारा इंतज़ार करना था ताकि हमारी आफियत से किसी हद तक मुतमईन होकर उठे। उस्मान तजर्बेकार रहबरों की तरह मेरे आगे आगे चल रहा था और मैं चंद कदमों के फासले से इसके पीछे पीछे। हम दोनों ने भगोड़े मशरिकी पाकिस्तानियों का रूप धार रखा था। हम मुक्ति बाहिनी के इससे पहले बेकायदा वर्कर थे जो अब कैप्टन शर्मा, जो हमारे ख्याल के मुताबिक अब तक जहन्नम रसीद हो चुका था, के स्पाई मास्टर का जरिया बनकर बाकायदा गुरीलों का रूप धारने कोलकाता में किसी खुफिया कैंप में शिरकत करने जा रहे थे। रात का पहला पहर था और चांद की आखिरी रातें। अभी तक चांद ने अपना रुखे ज़ेबा आकाश की पहनाइयों से बाहर नहीं निकाला था। हम कदरे मोहतात और किसी हद तक बेधड़क कोलकाते की सिमत चलते चले जा रहे थे। हमें अब डर था भी किस बात का। हम अपने भारतीय दोस्तों के महफूज हाथों तक तो पहुंच चुके थे। अब हमारा मजलूमियत का दौर ख़त्म हो चुका था और इंतकाम लेने का वक्त आ गया था।
हाय रहम। हम आग में कूदने जा रहे थे, भले बाद में हमें बवक्ते ज़रूरत क्या क्या मिल सकता था। फिलहाल तो हमारे पास 2 भारतीय रिवॉल्वर थे या चंद 100 रुपयों की पाकिस्तानी और भारतीय करेंसी, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मुझे तो इस काम की बाकायदा तरबियत हासिल थी। जब भी मौका मिले भेड़ियों के खौल में घुस जाऊं और ऐन उनके दरमियान बैठकर उन्हीं का शिकार करूं। मगर मेरा साथी उस्मान चाहे ज़ाहिरी नज़र में जो कुछ भी था वो बहरहाल सिविलियन था, एक अमन पसंद शहरी था, एक सीधा सादा सा तालिब इल्म था जिसके हाथों से वक़्त ने किताब तो छीन ली थी और इसके बजाय ग्रेनेड और स्टेन गन थमा दिए थे। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और ख्यालात का एक तवील सिलसिला हमारा हम सफ़र था। अपने तकद्दुस माब सरजमीन के लिए अपनी जान का हकीर नजराना पेश करने की ख्वाहिश तो रोज़े अव्वल से मेरे सीने में सुलग रही थी, मगर उसके साथ साथ अब ये उलझन भी सताने लगी थी कि सरहद पार करने के फ़न में मेरा साथी उस्मान क्यों इतना माहिर है और इस इलाके के चप्पे चप्पे से वाकफियत हासिल करने की आखिर इसे क्यों इतनी ज़रूरत पेश आई। अभी तक तो मैंने उसके इस राज को कुरेदने की ज़रा भी कोशिश नहीं की थी। अब जो ख्याल आया तो सोचा उसे टटोलूं, लेकिन वो तो अपने ही ख्यालों में गुम था। सरहदी इलाकों में पहुंचते ही वो कुछ संजीदा सा हो गया था, जाने क्यों। शायद अपने मुतवक्के अंजाम के मुतल्लिक वो फिक्रमंद था। मैं उसके बारे में ख्याल आराई करने लगा। आखिर है तो वो गोश्त का आम इंसान ही, कोई ना कोई तशवीश इसके जहनों कलब पर ज़रूर असरअंदाज हो सकती है। वो मेरे ख्यालों से बेखबर चलते चलते रुक गया और एक दरख्त के नज़दीक रुक कर मुझे भी अपने साथ बैठने का इशारा किया। वो बड़ी मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और इसकी कलब में झांकने लगा। मुसलसल पैदल चलने से उस्मान कुछ थका हुआ महसूस होने लगा था, जबकि मेरे लिए ये मामूल की कार्रवाई थी। रात का दूसरा पहर था। ठंडी ठंडी चांदनी माहौल के सीने में आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी और दरख्त से टेक लगाए हम दोनों सरगोशियों में बातें कर रहे थे। मुमकिना हालात और वाक़यात की बातें, क्या हालात पेश आए और हम उनसे कैसे ओहदा बरा होंगे कि अचानक उस्मान ने एक अजीब सी बात कह दी। शायद मेरे दिल की आवाज़ इसने सुन ली। अली, तुम्हें हैरत नहीं हुई कि मैं आखिर सरहदी इलाके से इतनी वाकफियत कैसे रखता हूँ, जबकि मैं कोई स्मगलर भी नहीं कि जिसका आना जाना दोनों अतराफ लगा रहे। इतना कहकर वो खामोश हो गया। हो तो रही थी, लेकिन तुमसे कुछ पूछना अजीब सा लगा। मैं और क्या कहता, मैं इससे पहले भी दर्जनों मरतबा आर पार आ चुका हूँ। मैंने अब तक ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मेरे ख्याल में तुम्हें शायद अफसरान ने आगाह कर दिया होगा, लेकिन अब जबकि हम मौत की शाहराह पर इकट्ठे सफ़र करने जा रहे हैं तो न जाने दिल क्यों चाहता है कि तुम्हें बहुत कुछ बताऊं, बहुत कुछ कहूं। वो खामोश होकर मेरे चेहरे का जायज़ा लेने लगा। कहो, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ बोलने पर ही इक्तफा किया। मैं पिछले 10 माह से पाक फौज के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ और इस इलाके से मैंने दर्जनों सरफरोशों को कोलकाता पहुँचाया है। इनमें से कितने वापस आए और कितने बामुराद हुए और इनका इल्म तो हाई कमान या फिर खुदा की ज़ात ही को है। मेरे जहन ने खुद ब खुद सारी कड़ियाँ मिलानी शुरू कर दी। कर्नल साहब ने उस्मान की ज़ात में कितनी भरपूर दिलचस्पी का इजहार किया था। वैसे तो गर्दिश हालात ने हम दोनों को आपस में टकराया था, लेकिन हमारी मुलाकात बहरहाल होकर ही रहती, क्योंकि उस्मान हमारा बहुत ही काबिल एतमाद एजेंट था। हमारे ओसी साहब ने समझा होगा कि मैंने उस्मान का ये रूप भी जान लिया होगा, इसलिए उन्होंने खुद कहना मुनासिब न समझा और मेरा ख्याल भी कभी इस तरफ न गया। वाह, मियाँ साहबजादे बड़े होशियार बने फिरते थे और मामूली सी बात न जान पाए। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, यह बात मेरे लिए बाइसे सआदत है कि आज मैं अपने वतन के एक जांबाज के साथ एक अहम मिशन में अमली शमूलियत कर रहा हूँ। इससे पहले मेरे फ़राइज़ लोगों को यहाँ तक लाने और यहाँ से ले जाने तक ही महदूद थे, और फिर तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे मुतल्लिक मेरे जज्बात भी एक आम दोस्त से बढ़कर भाइयों से जैसे हो गए थे। इसने सिलसिला गुफ्तगू जारी रखा। ये मेरी खुशनसीबी है, मैंने कहा, मेरी भी कि मेरी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश ने हकीकत का रूप धारा। एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होने के नाते मेरी बहुत देर से ये आरजू थी कि मैं इन जियालों के साथ राह शहादत पर चंद कदम चल सकूं, जो हम लोगों के लिए बका की जंग लड़ने जाते हैं। आज जब ये मौका मिला है तो अपने मुकद्दर पर रश्क तो आता है, लेकिन मुझे फराग दिली से अपनी इस कमज़ोरी का एतराफ़ भी करना है कि मैं तुम्हारी तरह तरबियत याफ्ता कमांडो नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ। ऐसा इंसान जो तस्वीर का सिर्फ मुस्बत ही नहीं मनफी रुख भी देखता है, बल्कि इस पर कुछ ज़्यादा ही नज़र रखता है। हम बिहारी लोग हैं, वो तड़पने लगा, ज़रा सीधे सादे अंदाज ही से बात करते हैं। शायद अभी तक हमें बहुत ज़्यादा मुनाफ़कत नहीं आई थी। मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि वतन की राह में शहादत पाकर अजीम मर्तबे पर सरफराज हो जाऊँगा, लेकिन मेरे बाद घर वालों का क्या होगा? मुमकिन है वालिदैन तभी उम्र के एक ख़ास हिस्से में पहुँच जाने की वजह से मर कर कारे ज़ार हयात से जान छुड़ा लेंगे।
लेकिन जिंदगी की ये चौखी लड़ाई आंसा क्या तनहा लड़ पाएगी। वो इतनी बहादुर लड़की तो नहीं कि फौरन मरकर छुटकारा पाले। ये पहाड़ सी जिंदगी अकेले वो कैसे काटेगी। बस दिल पर यही एक बोझ है। अपनी बात खत्म करके इसने एक तवील सांस खींची। वो बोलता जा रहा था और मेरा दिल जैसे किसी शिकंजे में कसता चला जा रहा था। इसने बहुत बड़ी बात कह दी थी, मुझ पर मनोबोझ डाल दिया था। भला मैं इसे कैसे समझाता कि इसके अंदाजे के बिल्कुल बरक्स मैं भी आखिर एक कमज़ोर इंसान हूँ, निहायत ही कमज़ोर और नातवान, और मेरे सीने में भी एक दिल धड़क रहा है। इखलाक और मज़हब भी इंसान पर कुछ जिम्मेदारियां आयद करते हैं। अगली बात इसके होंठों पर तो मचल रही थी, लेकिन जुबान पर लाने से वो इसलिए हिचकिचा रहा था कि वो एक बहन का भाई था। इसने मुझे एहसास दिला दिया था कि वो मुझ पर किस हद तक एतमाद करने जा रहा है, लेकिन साथ ही इसकी मजबूरियों ने मुझसे इल्तिजा भी कर दी थी कि अली बस हर बात की एक हद होती है, अब तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ। उस्मान भाई, मेरी आवाज़ सरगोशी से कुछ बुलंद होने लगी थी, लेकिन फ़ौरन हालात की नज़ाकत महसूस करते हुए मैंने खुद पर काबू पा लिया कि हम दुश्मन के इलाके में गुफ्तगू कर रहे थे। तुम मुझ पर इस सिलसिले में एतमाद कर सकते हो। ये एक इंसान का दूसरे इंसान से एक शरीफाना अहद है। खुदा न करे अगर कभी ऐसा हो भी गया तो अली क़यामत वाले रोज़ तुम्हारे सामने शर्मिंदा होकर नहीं आएगा। मेरी बात ने उस पर जैसे जादू का असर किया। वो तड़प उठा। बेकरारी से उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और सिसक पड़ा। अली भाई, हम किसी काबिल भी तो नहीं हैं, लेकिन आंसा इस दुनिया की मखलूक नहीं। बाखुदा मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इसका भाई हूँ। वो मेरी बहन ना होती तो भी मैं इसके मुतल्लिक यही राय देता। इसकी आंखों ने चमक कर इसकी सच्चाई पर मोहर तस्दीक लगा दी। मेरी इस यकीन दहानी ने उस्मान में जैसे ज़िंदगी की नई रूह फूंक दी थी। वो फिर से ढाका के मोहम्मदपुरे वाला उस्मान बन गया था। जैसे इसने मुतमईन होकर तमाम वसवसों को जहन से निकाल फेंका। मुझे भी ये फैसला कर लेने के बाद खुद पर फ़ख्र महसूस होने लगा। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद हमने दोबारा रख्ते सफ़र बांधा और एक वलवलाए ताज़ा, एक अज़्मे नो के साथ कदम ब कदम कुलकते की तरफ बढ़ने लगे। नया देश, नए लोग, नई चालें, नया खेल, वसवसे, उम्मीदें, खौफ, हौसला, दुश्मन से टकराने का अज़म, दुश्मन को फना कर देने की शदीद ख्वाहिश। उस लम्हे हमारे ज़हन अजीबो गरीब ख्यालात की आमाजगाह बन चुका था। सुबह के करीब हम एक मसाफाती कस्बे में पहुंच गए। हमने यहाँ काम करने के लिए पहले से एक लाया अमल तय तो कर लिया था, लेकिन इस बात का यकीन हमको न था कि इसके मुताबिक हम अमल पैरा भी हो सकेंगे या नहीं, क्योंकि इसका दारोमदार आइंदा पेश आने वाले हालात पर था। यहाँ हमारी मनसूबाबंदी ने एक दूसरा रुख इख्तियार किया था। अब हम दोनों ने अलग रहकर काम करना था। उस्मान को मुक्ति बाहिनी में घुसकर इंडियन इंटेलिजेंस के इरादों को और अज़ाइम से बाखबर रहना था, और मुझे इसकी इतलात पर बरवकत कार्रवाई करना थी। सरहदी मुहाफ़ज़ों से जान छुड़ाने के लिए फ़िलहाल मैं भी गूंगा इनकलाबी ही बना हुआ था। चूँकि सैकड़ों की तादाद में लोग भाग भाग कर मशरिक़ी पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, और इनमें ज़्यादा तादाद इन्हीं लोगों की होती थी जो या तो बकौले खुद मजलूम थे या फिर मुक्ति बाहिनी के वर्कर। इसलिए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनसे कोई ख़ास तगरुज़ नहीं करती थी, सिवाय इसके के मुबादा इनमें से कोई पाकिस्तानी एजेंट ना हो। हमारी कोशिश यही थी कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से हमारा सामना न हो पाए। इसलिए हमने खासा लंबा रास्ता इख्तियार किया था और रात भर चलते रहे थे। इस कस्बे में चप्पे चप्पे पर भारतीय सिक्योरिटी के लोग फैले हुए थे। यही बात नहीं कि किसी ने कहा वो इनकलाबी है और उन्होंने आमना सदकना कहकर इसे कबूल कर लिया। वो लोग बड़ी भरपूर और मुकम्मल तफ्तीश करते थे और ज़रा सा भी शक गुजरने पर नवादर को किसी अकुबत खाने में ले जाते थे, जहाँ से कोई माई का लाल सच बोले बगैर बाहर नहीं निकल पाता था। और जब इन्हें ज़रा सा भी सबूत मिल जाता है कि नो गिरफ्तार पाकिस्तानी एजेंट है, तो वो इसे गोली मारने में ज़रा भी तो देर नहीं करते थे। और अब तक उन्होंने सैकड़ों ऐसे बेगुनाहों को जो वाकई भारतीय एजेंट ही थे, महज इसलिए मौत की नींद सुला दिया था कि उन्हें इन पर डबल एजेंट होने का शक हो गया था। इन तमाम हकाइक का इल्म मुझसे ज़्यादा उस्मान को था, लेकिन हमारे दरमियान जो एक शरीफाना अहद तय पा गया था, इसके बाद से तो खौफ और फिक्र को मैंने इसके नज़दीक भी फटकने नहीं दिया था। वह अब आंखें बंद करके किसी भी लम्हे कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। पहले मेरा ख्याल यही था कि हम यहीं से अलग हो जाएं, लेकिन उस्मान ने सख्ती से इस बात की तरदीद कर दी। शायद इसकी दानिश में अभी ये कुछ मुनासिब नहीं था। हम दोनों सीधे कस्बे के बस स्टैंड पर पहुंचे थे। लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी, दुकानें खुल रही थी और कोलकाता जाने वाली बसें तैयारी के मराहल में थी। हमारा रुख एक टी स्टॉल की तरफ था। लकड़ी की एक बेंच पर एक बूढ़ा बंगाली अखबार हाथ में पकड़े चाय सुरख रहा था। हम दोनों इसके नज़दीक पहुंचे तो वो चौंका, एक नज़र हम पर डाली और बोला, बांग्लादेश से आए हो? उन्होंने अभी से मशरिक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना लिया था। हाँ जी, उस्मान ने जवाब दिया। कौन सा गांव है तुम्हारा?
कोमलबाड़ी उस्मान ने एक गांव का नाम ले दिया है। कहाँ? ढाका के नज़दीक। ओह, बहुत दूर से आए हो। बूढ़े ने ओह को कुछ ज्यादा ही लंबा कर दिया था। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। उस्मान की आवाज में दुनिया भर का दर्द सिमट आया था। कोई बात नहीं, अब तुम बिल्कुल महफूज हो। बूढ़े ने बाकायदा थपकी भी दी थी। बाद में हमें पता चला कि वो बूढ़ा और टी स्टॉल वाला दोनों ही सिक्योरिटी के टाउट थे। फिर बूढ़ा तो बज़ाहिर अनजान बना कुरेद कुरेद कर उस्मान से इसकी जाली दर्द भरी कहानी सुनता रहा, जबकि टी स्टॉल वाले ने हमारे आगे चाय की एक चैनक और 2 कप रख दिए। एक प्लेट में इसने बड़े बड़े खताई नुमा रस भी हमारे सामने सजा दिए। कहाँ जाओगे अब तुम लोग? बूढ़े ने चाय के खात्मे पर पूछा। कोलकाता, उस्मान बोला। किसके पास? अपने दोस्तों से मदद लेने जा रहे हैं बाबा। हम यहाँ रहने नहीं आए, हम अपने देश में जाकर लड़ेंगे, देश को आज़ाद करवाएंगे। इसने आखिरी फिक्रे बाकायदा हाथ हिला हिला कर बड़े पुरजोश तरीके से कहे थे। चाय वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इधर बांग्लादेश के सिपाहियों से पैसे नहीं लेता। इसने हिंदी में कहा, हाँ हाँ रहने दो, कोई बात नहीं, तुम लोग हमारे मेहमान हो। बूढ़े ने भी उस्मान को मना कर दिया। बूढ़ा दौरानी गुफ्तगू की नखियों से कई मरतबा मेरा जायजा ले चुका था। मेरा तारुफ एक गूंगे हुर्रियत पसंद की हैसियत से उस्मान ने आगाज ही में करवा दिया था, जिसका सारा कुंबा फौज का निशाना बन चुका था। खासा खरांट बुढ़ा था। इसके चेहरे से इस बात का अंदाजा लगाना दुश्वार था कि इसे मुझ पर तरस आ रहा था या वो मेरे गूंगे होने पर मशकूक था। तकरीबन आध घंटे बाद हम वहां से उठे थे। बूढ़ा वहीं बैठा था, शायद अगले शिकार का मुंतजिर होगा। और अभी हम लोग बमुश्किल टी स्टॉल से निकलकर चंद गज ही बस स्टैंड की तरफ बढ़े थे कि पीछे से आवाज आई, एक किधर जाना है? बोलने वाले का लहजा इसके हिंदी स्पीकिंग होने की चुगली खा रहा था, लेकिन अंदाजा कोलकाता वाला था। हम दोनों ही एक साथ घूमे थे। पीछे एक खासा मुअज़्ज़ज़ बंगाली सादा कपड़ों में मलबूस था। इसके करीब ही पुलिस के चंद सिपाही एक तरफ खड़े थे, इसके इशारे के मुंतजिर थे। कोलकाता जाएगा साहब, उस्मान ने भी इसी लहजे में कहा। कहाँ से आए हो? बांग्लादेश से, उस्मान ने बंगाली में कहा। इधर चलो साला। गाली तो इनकी नोके जुबान पर धरी थी। हम दोनों इधर चल दिए और सिपाहियों की मुय्यत में एक पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए, जहां हमारा इस्तकबाल मशरिक़ी पाकिस्तान के गद्दार ने किया। क्या नाम है? कहाँ से आए हो? किसके पास जा रहे हो? किस ग्रुप से हो? कौन गैंग लीडर है? वहाँ किसके साथ काम कर रहे थे? वगैरह वगैरह। इसने जाते ही हम पर सवालों की बौछार कर दी, लेकिन हर सवाल का जवाब उस्मान ने बड़ी तहम्मुल और बुर्दबारी से दिया। असल में कैप्टन शर्मा के रूप में कुदरत ने हमारी इतनी बड़ी मुश्किल हल कर दी थी कि आम हालत में शायद कभी हम पर वो कुछ न पा सकते जो शर्मा के 1 घंटे की मुय्यत में हमें पता चला था। शर्मा का ताल्लुक भारत की आला तरीन खुफिया एजेंसी रॉ से था और इसने हमारे जज्बा आज़ादी से कुछ ज़्यादा ही मुतासिर होकर हमें अपना जरिया बनाया था। हमने जहाँ भी इसके दिए हुए हवाले को दोहराया, हमारी जान महफूज रही। किसी ने अभी तक हमसे ये नहीं पूछा था कि इस हवाले तक हम पहुँचे कैसे हैं। शायद अभी तक हमारा वास्ता निचले दर्जे की एजेंसियों के परवरदा एजेंटों ही से रहा था। और बतौर फौजी इस बात का तो मुझे भी इल्म था कि सरहदी मकामात के इर्द गिर्द अमूमन आम किस्म की सिक्योरिटी ही से काम लिया जाता है। आला पाए के लोग तो पीछे पीछे रहते हैं, पर्दे के पीछे। वो कभी कैमरे के सामने नहीं आते। बाहिनी के कमांडर से भुगतने के बाद हमें फिर इन्हीं मराहल से गुजरना पड़ा। इस मर्तबा हमारा तफ्तीश कुनिंदा एक सिख कर्नल था। इससे भी जल्द ही निजात मिल गई। तकरीबन 1 घंटे बाद हम लोग एक बस के जरिए कोलकाता की तरफ आज़म सफ़र हुए। मुझे इन लोगों से हैरत हो रही थी कि उन्होंने गद्दारों को बेहदो हिसाब सहूलतें फराहम कर रखी थी। सरहदी इलाकों में इनसे मामूली सी पूछगछ के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था और अक्सर लोग बजाय कैंपों में जाने के अमूमन कोलकाता शहर का रुख किया करते, जहाँ इनके आका इन्हें हाथों हाथ लेते और जी भर के रंग रलियां मनाने के मौके फराहम करते थे। कोलकाता पहुंचते ही हमने अलग होने की तदबीर की। अब मुझे अचानक गायब होने का ड्रामा रचाना था, जिसके जवाब में पहले ही एक घड़ी घड़ाई कहानी उस्मान के पास मौजूद थी। हमारा वो मखसूस सेफ हाउस जो पहले ही से हमारा मुंतजिर था, बस स्टैंड से बमुश्किल 2 मील के फासले पर वाक़ था। इस ठिकाने तक पहुंचने में हमने कम से कम 3 घंटे लगाए थे और इन 3 घंटों में हमने कोलकाता की एक एक गली की यात्रा की, महज इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि कोई हमें चेक तो नहीं कर रहा। चालाक से चालाक सिक्योरिटी वाला भी अगर हमारी निगरानी कर रहा होता तो हम इसे डॉज देने में कामयाब हो चुके होते। अपने इस मखसूस ठिकाने पर पहुंचकर मैं तो गायब हो गया, जबकि उस्मान अपने मिशन पर चल दिया। हमने आइंदा मिलाप के लिए और भी सिस्टम मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए यही तरतीब दे लिया था और यह मेरी तरबियत से बिल्कुल मुख्तलिफ तरह का अंदाज था।
मुझे अपनी बेहतरीन सलाहियतें आजमाने के लिए अब मैदान में आना पड़ा था। उस्मान तो सीधा इस हवाले तक पहुंच रहा था जिसका जिक्र कैप्टन शर्मा ने किया था, जबकि मैं मशरिकी पंजाब के एक मोने सिख का रूप धारे ताज़ा हिदायत लेने अपने ठिकाने का रुख कर रहा था। सेफ हाउस पहले से सरगर्म हमारे एक इंतहाई काबिल एजेंट ने कायम किया था और इसे एक तरह यहाँ सिपाही मास्टर की हैसियत हासिल थी। अमूमन पहली ही मरतबा लॉन्च करने वाले एजेंट का राब्ता हाई कमान से इतनी जल्दी नहीं कायम किया जाता। पहले इसे अपने तौर पर कदम जमाने का मौका दिया जाता है, क्योंकि इसकी मामूली सी गलती भी सारे गैंग के परखच्चे उड़ा सकती है। लेकिन मैं भट्टी से कुंदन बनकर निकला था। मेरे अफसरान को एतमाद था कि मैं मर तो सकता हूँ, लेकिन काबू आने की सूरत में अपना ठिकाना नहीं बता सकता। फिर हालात में इतनी तेज़ी से और अचानक तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही थी कि मेरे लिए अपना एक अलग जाल बुनने को वक़्त ही कहाँ रह गया था। मुझे तो बहरहाल पहले से कायमशुदा एक निज़ाम में किसी जगह फिट हो जाना था। ये ठिकाना कोलकाता की एक इंतहाई गुंजान आबादी बस्ती में था। मैं शाम को अपना हुलिया बदल कर एक पंजाबी मोने सिख का रूप धारे वहाँ अपने एक साथी का मुंतजिर था, जिसे शाम को 5 बजे मुझसे मिलकर अगली हिदायत मुझ तक पहुँचानी थी। हमारे मिलाप के लिए जो जगह मुकर्रर थी वो इस आबादी का एक तफरीही पार्क था। अब तक इस बारे में मेरी मालूमात यही थी कि तफरीही पार्क एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जिसके मुख्तलिफ कोनों में लोग आबादी के हंगामों से अलग थलग थोड़ी देर के लिए सुकून हासिल करते हैं। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही थी। गांधी पार्क में घुसते ही मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी चिड़ियाघर में आन फंसा हूँ। ये ग्राउंड ज़रूर था, खूबसूरत बाग और मसनूई पहाड़ी भी चश्मे समेत यहाँ मौजूद थे, लेकिन अवाम खुदा की पनाह यह पार्क किसी जलसागाह का मंजर पेश कर रहा था, जहां सियासी लीडरों के बजाय किसी मशहूर फिल्म एक्ट्रेस को तकरीर की दावत दी गई हो। 5 बजने में बमुश्किल चंद मिनट बाकी थे जब मैं वहां पहुंचा और पार्क के जुनूबी दरवाजे से मुल्हिक दीवार के करीब अपने ख्याल में दूसरों से अलग थलग जाकर खड़ा हो गया। जासूस के लिए अपनी सर्विसेज का खतरनाक तरीन मरहला वो होता है जब इसे किसी दूसरे एजेंट से मुलाकात करनी होती है। हर वक्त ज़हन पर यही खौफ सवार रहता है कि दोनों में से अगर एक भी पुलिस की नज़र में आ चुका हो तो दोनों बेमौत मारे जाएंगे। दुनिया के बेहतरीन जासूस अपनी गलती से कम और दूसरों की गलती से ज़्यादा पकड़े गए हैं। जो शख्स मुझसे मिलने आ रहा था वो हमारा घाक एजेंट था और एक लंबे अरसे से यहाँ क़याम पजीर था। मुझे उलझन इस बात से हो रही थी कि पहली चोरी ही पर पकड़ा न जाऊं, बाकी तो सब खैरियत थी। यूं ही घड़ी की सुइयां 5 पर रुकी। मैं चौकन्ना होकर पार्क में आने जाने वालों का किन अखियों से जायजा लेने लगा। इन्हीं में वो ज़ाते शरीफ भी मौजूद थे जिसे मुझसे मिलना था। अगर वो सिक्योरिटी की नज़र में आ चुका था तो मेरे सयाद भी इन्हीं आने जाने वालों में मौजूद थे। मैं गर्दन मोड़े एक हीरो किस्म के बुजुर्ग का जायजा ले रहा था जिस पर मुझे अब तक यही शक था कि वही मेरा दोस्त है कि अचानक मैं बिदक गया। बात ही कुछ ऐसी थी। मेरे दाएं तरफ से गूंजदार आवाज़ सुनाई दी, अलख नरिंजन। मैं इस तरफ अपनी जगह से हटा जैसे बिच्छू ने डंग मारा हो। शांत रहो बालकिए। इसी हट्टे कट्टे जोगी ने मुझे तसल्ली दी जिसने मुझे पहले डराया था। इसके अल्फाज सुनकर मैं चौंका। हरे ओम मेरे मुंह से घबराई सी आवाज़ निकली। दिल्ली से आया है बच्चा। दूसरा कोड वर्ड मौसूल हुआ। आगरा से बाबा। हमने खुफिया लफ्ज़ों का तबादला किया। घबराओ नहीं बालिके, यहाँ आनंद ही आनंद है। आओ बाबा से प्रसाद लो, ज्ञान ध्यान जहाँ से मिले पालो बच्चा। इसने मुझे मुतमईन कर दिया। हम तो दास हैं आपके बाबा। मैंने भी इसे इत्मीनान दिलाया। हमने इन फिक्रों में एक दूसरे को न सिर्फ अपनी पहचान करा दी बल्कि अपने असली होने का यकीन भी दिला दिया था। कोलकाता की मरती मारती मखलूक के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दूसरे के फड्डे में टांग फंसाने की मोहलत निकाल सकें। ऐसे महर्षि मनी जड़धारी मुख्तलिफ गुरुओं, जोगियों और तारों और भगवानों का रूप धारे वहाँ फिरते रहते हैं। लोगों को इनसे सिर्फ इस हद तक दिलचस्पी होती है कि बाबा तरंग में सट्टे का नंबर बता देगा और इस नंबर के चक्कर में वो बाबा के तलवे चाटने तक से गुरेज नहीं करते। हम दोनों गुरु और बालकिए बाग के कोने में चाय की केतली सामने रखे थोड़ी देर बाद महवे गुफ्तगू हो गए। जब भी हमें किसी की अपनी तरफ मुतवज्जा होने का एहसास होता है बाबा जी फौरन गुफ्तगू का अंदाज बदल देते। वो हमारे स्पाई मास्टर थे और मुझे बाद में इल्म हुआ कि उन्होंने कई रूप बैक वक्त धार रखे थे। हम मौजूदा सूरत हाल पर बहस करते रहे। बिलाखिर एक नतीजे पर पहुँच कर उठ गए। जाते जाते वो मुझे अच्छा खासा ज़ादिरा इनायत कर गए थे। तो दोस्तों अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।